अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक स्टार हैं आपके आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो अपने आप को देसीला भैंस बोलते हैं, देसीला भैंसा हूँ मैं। सांटने के लिए बहुत कुछ होता है, वो पिछली चीज़ों को नहीं बताता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया। अब क्यों नहीं कर रहे हो भाई? लेकिन आपके ही भोजपुरी इंडस्ट्री में एक स्टार है जो फीमेल सिंगर को स्टेज पर बुला करके बोलता है ये देसीला गाय है, इसका दूध कमाल का होगा। एक बात बोलूँगा, नहीं पहले मेरी बात सुनिए। दूध निकालने की बात करता है एक फीमेल सिंगर को भरे मंच पे सबके सामने। एक औरत का ये इज्जत है आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में कि आप भरे मंच पे देसीला गाय बोल के दूध निकालने की बात करते हो और अपने आप को सांड बोल रहा है कि तुम देसीला गाय हो और मैं देसीला सांड हूँ। क्या मतलब ये? तो जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो फिर लोगों में फ्रस्ट्रेशन क्यों आ जाता है कि मतलब कुछ भी कहीं से अलग अलग तरह की आवाज़ें आने लगती है? क्या कारण हो सकता है इसका? कई गाने हमने ऐसे देखे हैं कि आपने भी गाया है उसी गाना को, उस सिंगर ने भी गाया है उसी गाना को। आप ये चुनमुनिया ले लीजिए, आप आरा में दोबारा ले लीजिए, आपका एक और गाना है जब से नैना लड़ल। ठीक भाई लोग नमस्कार यार, जिस घड़ी का इंतज़ार आप सब कर रहे थे और मैं खुद भी कर रहा था कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब जिनके लिए मैं दिन रात सोचता हूँ, चर्चा करता हूँ, एक समय बस एक जगह पर बैठेंगे और उनके साथ में चर्चा करने का मौका मिलेगा, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और इंटरव्यू लूँगा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार, आप सब ट्रेंडिंग स्टार भी कहते हैं उनको, ग्लोबल सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी। भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल भोजीवुड एंटरटेनमेंट पर। कैसे हैं आप? बस आपका प्यार और आशीर्वाद, और महेश बाबा को मैं बहुत मानता भी हूँ क्योंकि इनकी भाषा बड़ी प्यारी होती है, बोलने का शैली प्यारा है। क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो हमेशा पढ़े लिखे लोग बेहतर ही बोलते हैं, चाहे जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं हमारे, चाहे यूट्यूबर हैं, जिनकी भाषा मुझे प्यारी लगती है वो मैं उनको, चाहे वो मेरे बारे में गलत ही क्यों ना बोले, लेकिन उनकी अगर भाषा अच्छी है तो मुझे लगता है कि वो अच्छे हैं क्योंकि वो समझदार हैं। तो बहुत मेरे बारे में बुरा बोलने वाले लोग भी बाबा कभी कभी भाषा बहुत प्यारा बोल जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो अपनी मेरे बारे में बोले ज़रूर, लेकिन बहुत प्यार से, और उसने अपनी बातों को रखी है। तो बॉलीवुड के भाई ऑनर भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो आप सब्सक्राइब और प्यार अपना आशीर्वाद बनाए रखिए बाबा पे, ऐसे ही हंसते रहिए आप। भैया मैं कल से यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं गया फिर आया, ऐसा मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार जो काम यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब आपके पास वक्त नहीं है, आप आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, आप गाना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप इवेंट कर रहे हैं, मतलब ये कैसे कर लेते हैं? इतना कोई नहीं कर सकता। मतलब ये आप इंसान है, हार्ड मास क्या है अंदर, कैसे कर लेते हैं? इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं? ये लोगों का मोहब्बत है, और मुझे लगता है कि लोगों की मोहब्बत से मैं हटना नहीं चाहता, और कुछ खोने का जब डर होता है ना बाबा, तो ज़िंदगी में हमेशा आदमी ऊर्जवान हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं कभी दिमाग से नहीं थकता, और शरीर तो ये हार्ड मास की ये कभी भी जा सकती है, बट दिमाग अगर चला गया ना तो मुझे लगता है कि शरीर का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैं दिमाग से कभी बीमार नहीं हुआ, दिमाग से कभी नहीं थका, शायद इसीलिए मैं 24 घंटा भी जगता हूँ। तो आप देख ही रहे हैं कि 3-3 बजे सुबह तक काम हम कर रहे हैं, लेकिन उसी एनर्जी में कर रहे हैं, और फिर से उठते हैं, 2 घंटा सोते हैं, 3 घंटा सोते हैं, फिर से उठता है आदमी, तो उसी एनर्जी में शुरू हो जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो दोबारा करने को नहीं मिलेगा मुझे। जी। वो शब्द दोबारा नहीं बोल पाऊँगा, तो मैं इस शब्द को इतनी एनर्जी से बोलूँ कि दुनिया इसको एंजॉय करे। अच्छा ये बताइए, ये बॉडी ये क्या करके आप मानेंगे? मतलब तो भैया ये कहना चाहता हूँ मैं कि ये जो बॉडी है अभी रीजनल लैंग्वेज के किसी भी कलाकार में, चाहे वो साउथ की भी बात कर रहा हूँ मैं, भोजपुरी की नहीं, साउथ में भी ऐसी बॉडी किसी के पास नहीं है। भोजपुरी में तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। भोजपुरी में मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ पर लोग एक थुलथुला बॉडी, मतलब छाती को भी चर्बी हिलाते हैं, मतलब अपना छाती, मर्द लोग की बात कर रहा हूँ मैं, या मर्द एक्टर की बात कर रहा हूँ, पेट दिखाते हैं बॉडी के जगह पे ऐसे खड़े होकर के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अंदर ये सोच कैसे पनपा कि मुझे बॉलीवुड का टक्कर देना है, मुझे टाइगर श्रॉफ जैसा बनना है, या फिर जॉन इब्राहिम जैसा मतलब मुझे दिखना है? ये थॉट कैसे क्रिएट हुआ? और फिर उसके लिए मेहनत भी चाहिए, आप इतना बिजी रहते हैं, तो ये कैसे कर लेते हैं? एक तो ये बताना है आपको कि आप कितना घंटा वर्कआउट करते हैं और डाइट में क्या खाते हैं, ये बताना चाहेंगे आप?
और ये सोच कहाँ से आई, ये मिला करके आपको बताना? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि आज पूरा हिंदुस्तान के एक गौरव है टाइगर श्रॉफ, चाहे जॉन इब्राहिम या सलमान खान या वरुण धवन से लेकर रणवीर सिंह से लेकर रणबीर कपूर, मैंने जितने भी, ऋतिक रोशन, बॉडी के मामले में ऋतिक जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी लीन बॉडी और उनकी कट को मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। अरे वाह। तो मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें करने के लिए बहुत मेहनत होती है बाबा। आप बॉडी को बड़ा बनाने में आपका ज़्यादा मेहनत नहीं है, वो तुरंत बढ़ जाता है और तुरंत फैट और मार उड़ के पेट सेट निकाल उकाल के आप कभी भी कर सकते हैं। आप दम भर खाना शुरू करिए, 3 टाइम खाना शुरू किए तो मुझे आपका भी बॉडी बन जाएगा और आप भी। तो इसमें कोई मेहनत है ही नहीं है, ऐसे बनाने में कोई मेहनत नहीं है। लीन बनाने में मेहनत होती है। जी जी। लीन बनाने में मेहनत होती है। जी जी। पतला पतला कपड़ा सीने में बहुत परेशानी होती है। नहीं, मोटा दरी सीने में 1 मिनट सुआ मारिए और तर सी के निकल जाइए। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ों को घटाना हो तो प्रॉब्लम होता है। जी जी। बढ़ाने में मुश्किल नहीं होती है। हम बॉडी की बात कर रहे हैं। तो ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आज पूरा 135 करोड़ जनता जिसको प्यार करती है, वो बेवकूफ़ तो नहीं कि वो अपने बॉडी को आज के हिसाब से जनरेशन। अब देखिए, आप अपने माइनस को अब मुंह से प्लस करिएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। जी, और ये जनता जानती है जी जी। हाँ कि क्या गलत है और क्या सही है। तो मुझे दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक वर्कआउट की बात है तो मैं 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट करता हूँ। और दूसरी कि मैं अपने टाइम में करता हूँ, कभी प्रोड्यूसर के टाइम पे नहीं किया या किसी सिनेमा के डिले करके मैंने जिम नहीं किया। जी जी। मैं 7 बजे जाना है तो मुझे 4 बजे उठ जाना है अपने जिम के लिए। 5 बजे जिम में चला जाऊंगा, 5, 6, 7 बजे तक करूंगा। 7:15, 7:30 तक मैं अपने सेट पे पहुंच जाता हूं। तो मैं अपने टाइम में अपने नींद को कम करके मैं जिम करता हूं। इधर तो 10-12 दिन से नहीं हो पा रहा है क्योंकि भाग दौड़ बहुत हो रहा है और जहाँ जा रहा है वहाँ तो हर जगह तो जिम आपको मिलेगा नहीं। डाइट बताना चाहेंगे या नहीं? नहीं, डाइट में मैं कुछ नहीं लेता, मैं नॉर्मली खाना खाता हूँ। दूध पीता हूँ मैं, और गाय का दूध पीता हूँ, और मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। ये मेरा रेगुलर का है कि दूध के बिना मुझे नींद नहीं आ सकती और मैं दूध बहुत पीता हूँ। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपको सबसे पहली बात कि बिहार का कौन सा खाना ज़्यादा पसंद है आपको, और दूसरी बात है कि बिहार के अलावा आपको कौन सा स्टेट का खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार के अलावा कलकत्ता में बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो अपने बिहार से सटा हुआ है, तो कलकत्ता में कभी खाने की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमें बिहार में लिट्टी चोखा हमारा मशहूर है और मैं तो लिट्टी चोखा से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। कहीं ना कहीं लिट्टी चोखा बेच के उसी के 2 पैसे से मैंने अपने जीवन को शुरुआत की। तो कलकत्ता का खाना मुझे अच्छा लगता है। जन कि वहाँ पे भी सतुआ आपको मिल जाएगा, चाना भूजा जो भी है देसी चीज़ें मुझे वहाँ मिलेगी। तो जहाँ देसी चीज़ें मिलती है वहाँ मुझे पसंद है कि मैं थोड़ा सा नेचर से भी देसी हूँ और बॉडी से देसी नहीं हूँ। मैं बॉडी से देसी नहीं हूँ, मैं अपने आप को देसी नेचर से रखता हूँ। अपने बातों में आपको देसीपन नज़र आएगी, मेरे स्वभाव में आपको देसीपन नज़र आएगी, मेरे व्यवहार में देसीपन आएगी, बट मेरे काम में कभी देसीपन आपको नहीं मिलेगा। नहीं। मैं अपने आप को हमेशा अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो मैं भी 10 साल पहले जो मैंने काम किया देखता हूँ तो मुझे खुद ही लगता है यार मैं ऐसे करता था, लेकिन आज अब खुद को देखता हूँ तो मुझे खुद पे भी भरोसा होता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप देसी की बात किए तो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक स्टार हैं आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो अपने आप को देसीला भैंस बोलते हैं। देसीला भैंसा हूँ मैं, मतलब सांड भैंसा, जो एक ही बात मुझे लगा वो, ठीक है। तो वो अपने आप को देसीला भैंसा बोल रहे हैं, आप अपने आप को क्या बोलना चाहेंगे? मैं देसी बेटा। देसी बेटा? मैं जानवर नहीं। अच्छा। मैं जानवर नहीं, मैं इंसान हूँ। और मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे भैंसा बनाने के लिए यहाँ पे नहीं भेजा था, मुझे भैंस और भैंसा और सांड बनने के लिए यहाँ नहीं भेजा था। मुझे यहाँ लोगों ने एक इंसान बनाकर भेजा था कि एक इंसान को हम भेज रहे हैं इसलिए ताकि वो लोगों के अंदर अपनी इंसानियत का परिचय दे, अपनी व्यवहार का परिचय दे, अपने कला का परिचय दे और अपने हुनर से दुनिया को बताया जी नहीं ये भोजपुरी का बेटा है। ये नहीं कि उन्होंने इसलिए भेजा कि जाके वहाँ पे सांड बन जाओ और भैंसा बन जाओ तो इस और सांड भैंसा बन कर लोगों को भूर पेटते रहो, ऐसा नहीं। वो लोगों ने मुझे इंसान मैं जो भी था उसके बाद जब भेजा तो मुझे इंसान बनाया और इंसान के बाद मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सिर्फ ये शब्द नहीं कि मैं सांड बन जाऊँ, मैं भैंसा बन जाऊँ। भाई मैं जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ बाबा, और मैं इंसान बन के बहुत खुश हूँ, मुझे सांड भैंसा नहीं बनना है। सही बात, ये आपने बहुत ही परफेक्ट जवाब दिया। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कोई कम से कम एक ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस बताइए
अगर आप बताना चाहें तो, जिनसे आप अपना इतना मतलब क्लोज हैं कि आप अपना सब कुछ प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं या करते हैं, बताना चाहें तो? अब नहीं। अब नहीं। पहले लोग से बता देता था कि, और दुख भी होता था तो मैं शेयर करता था, लेकिन अब नहीं कर पाता हूँ बाबा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हमारे दुखों के बताने पे लोगों को लगता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। अच्छा। क्योंकि लोगों ने इतने औहदे पे पहुंचा दिया कि अब हमारी दुख भी लगता है ना कि लोगों को मजाक है। इसलिए मैं वो मजाक के पात्र नहीं बनना चाहता, इसलिए अपने दुख को भी बड़ा एंजॉय करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं जब तकलीफ़ में ज़्यादा होता हूँ ना तो बंद कमरे में खूब हंसता हूँ। वाह, मतलब अपने आप को पॉजिटिव, ये देखिए, इसी में एक सवाल मेरा और था और मुझे लग रहा है शायद आप इसमें कुछ जवाब दे भी दिए हैं कि हर इंसान ज़िंदगी में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे आके कभी न कभी डिप्रेशन में चला जाता है। अगर बाय द वे आप कभी डिप्रेशन में जाने जैसे हालात हुआ तो आप अपने आप को कैसे फिर से मोटिवेट करते हैं, कैसे मजबूत बनाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि उस डिप्रेशन का कारण भी हम ही होते हैं, और वो डिप्रेशन जहाँ से आया है वहीं से फिर ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि फिर आप दूसरे विषय पे काम करिएगा तो आपको वो डिप्रेशन फिर परेशान करता रहेगा। तो जहाँ से ये डिप्रेशन शुरू हुआ है फिर उसी विषय पे आप काम करिए, तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल वो चीज़ें आपके जीवन से फिर से वो पॉजिटिविटी में लेके आ जाएगी और फिर से आप नई ताजगी और ऊर्जा के साथ आप निकल जाएंगे। ओके। आपके जीवन में कोई ऐसी फिल्म या ऐसा गाना जो आपको लगा हो कि ये मुझे आपने नहीं किया लेकिन बाद में आपको पछतावा हुआ हो कि यार ये मैं अगर कर लेता तो अच्छा रहता? फिल्म या गाना ऐसा रहा है? हाँ, एक सिनेमा जो कि मेरे पास आई थी और मैंने, उसका नाम कुछ अलग था और उसमें दिनेश भी असाइन थे। उस समय पटना से पाकिस्तान उसका नाम नहीं था, तिरंगा नाम था। और लोगों ने आकर मुझे बोला कि भाई तिरंगा आपको करना है, तो उसमें दिनेश भी साइन थे। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी दिनेश भी इसमें साइन है और मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, उनको मानता हूँ। और मैं अब उनकी फिल्म में मैं करूँ यार, ये ठीक नहीं है। बाद में उन लोगों ने तिरंगा टाइटल, सब दिनेश भैया को साइन किया तो उन्होंने तिरंगा को टाइटल ही चेंज करके उन लोगों ने पटना से पाकिस्तान बनाई थी। ओके ओके ओके। अच्छा, कोई उसका अफसोस था मुझे, इसका वो सिनेमा मुझे मिलती तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि सिनेमा बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। कोई ऐसा मूवी जो आपको पहले से ही मालूम था जब आप साइन कर रहे थे कि ये नहीं चलने वाली है, लेकिन फिर भी आपने किया हो मजबूरी? ऐसी बहुत सारी मूवियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी मूवियाँ हैं कि कुछ, जैसे होता क्या है ना कि कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे मान के चले डायरेक्टर भाई, अगर ये नहीं करूँगा ना तो मेरे घर परिवार में प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये नहीं हुआ है, वैसा नहीं, उनकी अपनी एक मजबूरी है। और जब देखिए, मेरे कहने का मतलब कि कभी कभी आदमी किसी के इमोशन के लिए काम कर लेता है कि नहीं यार चलो, अगर मेरे करने से अगर इस आदमी का भला हो जाता है तो हमें कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी जानबूझ के करता है कि नहीं चलो यार कर लेते हैं। ओके। तो चीज़ें होती है, ऐसे बहुत सारी मूवियाँ। चलिए, अभी तो मैं आपसे और भी सवाल करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए कुछ सवाल आपके दो ऐसे फ़ैन, ठीक है, जो दोनों ब्राह्मण हैं, एक मिश्रा जी हैं, एक दुबे जी हैं, और आप सुन के हैरान होंगे या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोनों आईएएस का स्टूडेंट हैं, दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपको अभी कैसा फील होगा या कैसा फील हुआ या कैसा फील होता है अगर आपको ये पता चलता है कि आप खुद लिट्टी बेचते थे, भैंस चराते थे, दूध बेचते थे, आपने कहा आज यूपीएससी के स्टूडेंट, आईएएस के स्टूडेंट आपके फैंस हैं, दीवाने हैं वो लोग। ये जान के आपको कैसा लगता है? मतलब इमोशनल होते हैं या फिर क्या, मतलब कैसा फील होता है बताइए? क्या नाम है उनका? एक विवान दुबे है, एक आयुष मिश्रा है। चलिए, सबसे पहले तो दोनों बाबाओं को मेरे तरफ से प्रणाम कि आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि मैं इनकी तरफ पढ़ा लिखा नहीं किया, क्योंकि मेरी परवरिश बहुत गरीबी में हुई। तो मेरी शुभकामना है कि आप सब में, हम सबके, और आप अगर यूपी से हैं तो आप यूपी के सपना हैं, एक यूपी एक बिहार, और जो आप बिहार से हैं तो आप बिहार के सपना हैं। तो इस सपना को पूरा करना, और आज से आप लोग और पढ़ाई करिए ताकि इस सपने को जल्दी से आप पूरा कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा खुशी अब किसको होगी पता, बट मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों ने इस
औहदे पे पहुंचने के बाद भी मुझे अपना भाई माना और अपना एक आदर्श टाइप का आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए दिल से थैंक यू और सो मच। विभांश दुबे जी और एक का नाम क्या था, आयुष मिश्रा जी, आप दोनों को दिल से प्रणाम बाबा, कि आपकी उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़िए और जल्दी से जल्दी आप आईपीएस बन के और हम सबको गर्व महसूस कराइए। जी जी जी, चलिए उनके तरफ से मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। और एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। अब देखिए थोड़ा सा सवाल यहाँ पर जो है भैया वो शायद गर्म कर सकता है माहौल, मुझे नहीं मालूम, देखते हैं। देखिए ट्रेंडिंग की शुरुआत भैया आपने की भोजपुरी इंडस्ट्री में, ठीक है, आपके गाना से माथे पे दौरवा गाना 2017 में पहली बार, जो आपको भी शायद नहीं मालूम होगा या होगा, लेकिन हम लोगों को मालूम ये है, ठीक है, हमने कई बार उसका स्क्रीनशॉट के साथ वीडियो भी बनाया है। तो उस गाना से ट्रेंडिंग स्टार्ट किया, सबसे ज़्यादा 100 मिलियंस आपके, मूवी हो या गाना हो, ठीक है। तो आप इतना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड्स आप बनाते रहते हैं, आपने इतनी सारी जो एक्ट्रेस है ना भोजपुरी इंडस्ट्री में, 90% एक्ट्रेस लॉन्च हुई है आपके गाना के माध्यम से, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कभी भी लंबी लंबी मतलब बड़ी बड़ी नहीं फेंकते हैं, मैंने ये किया मैंने वो किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ स्टार ऐसे भी हैं जो लकीर खींचने की बात करते हैं। आप क्यों नहीं करते भैया? क्योंकि मुझे आगे काम करना है बाबा। मैं बीती हुई चीज़ों को याद कभी नहीं करता। मैं अपने गरीबी के अलावा मैंने क्या किया है इसको कभी याद नहीं करता, क्योंकि मुझे और आगे इतिहास बनाना है, मैं आगे के लिए सोचता। पर आपको नहीं लगता कि लकीर खींचने के बाद कीड़े मकोड़े जैसे लोगों को करते? नहीं, बात वहाँ वो नहीं है बाबा। जिसके पास आगे कुछ नहीं रहता है ना, वो पीछे की ही बात करता है। लेकिन जिसके पास आगे कुछ है, मेरे कहने का मतलब कि अगर आपकी मंजिल यहीं ख़त्म हो गई तो आप तो यही बताओगे ना कि मैं इस रास्ते से आया और यहाँ पहुँच गया। लेकिन जिसका सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो पीछे की बात क्या करेगा? उसको तो सफ़र तय करना हो, तो आगे नहीं यार मुझे अभी कलकत्ता जाना है, यार अभी तो यहाँ पहुँचा हूँ मैं, अभी तो कलकत्ता जाना है, कलकत्ता के बाद भी शहर है। तो जिसके पास आगे करने के लिए बहुत कुछ होता है, वो पिछली चीज़ों को नहीं बताता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया। अब क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आगे करो। सही बात। तो मुझे लगता है जिसके पास आगे कुछ करने के लिए नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को हमेशा पीछे लेके जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो हम वो आदमी नहीं है कि दादाजी हाथी रखे तो हम सीकड़ लेके घूमेंगे, कि नहीं हमारे दादाजी की हाथी थी भाई हम सीकड़ लेके घूम रहे हैं। हम सीकड़ घूमने वाले, हम डेली हाथी किनते हैं और डेली सीकड़ खरीदते हैं, और हम चाहते हैं कि एक हाथी से मेरा और एक सीकड़ से काम नहीं चलेगा। हम जहाँ जाएँ वहाँ एक हाथी खरीदें और सीकड़ खरीदें। तो ज़िंदगी में हमें भोजपुरी भाषा को और आगे लेके जाना है, हमें सीमित थोड़ी करना है जहाँ हम पीछे की बात करेंगे। आप भोजपुरी भाषा को आगे लेकर जाना चाहते हैं, भोजपुरी का पूरा नाम करवाना चाहते हैं, लेकिन आपके ही भोजपुरी इंडस्ट्री में एक स्टार है जो फीमेल सिंगर को स्टेज पर बुला करके बोलता है ये देसीला गाय है, इसका दूध कमाल का होगा, ठीक है। और आप बताइए ये मतलब सीरियसली मतलब कितना बेशर्म टाइप का इंसान है। मतलब फिर भी मैं एक बात बोलूँगा। नहीं पहले मेरी बात सुनिए। सम्मान से बोलिए, मेरे सामने हम एक दूसरे के भाई हैं और भोजपुरी की गरिमा है वो, उनको हमें बात भी करना है तो हम सम्मान ही देंगे, सम्मान दे के ही बात करेंगे। बाद में क्या करना है अलग मैटर है, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन मेरे सामने उनको सम्मान दें। अच्छा ठीक है, मैं सम्मान से बात करता हूँ, ठीक है, कि आपके इंडस्ट्री का एक स्टार एक फीमेल सिंगर को मंच पर बुलाकर कहता है कि तुम देसीला गाय हो, तुम्हारा दूध कमाल होगा, दूध निकालने की बात करता है एक फीमेल सिंगर को भरे मंच पे सबके सामने बुला करके। बताइए एक औरत का ये इज्जत है आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में कि आप भरे मंच पे देसीला गाय बोल के दूध निकालने की बात करते हो और अपने आप को सांड बोल रहा है कि तुम देसीला गाय हो और मैं देसीला सांड हूँ? क्या मतलब ये क्या करना? कौन है मुझे पता नहीं, वो जिसके बारे में बोले वो कौन था? जिसके बारे में बोले अनुपमा यादव के बारे में। तो अनुपमा जी को तो बहन बोलते हैं। तो अब सोचिए ना कि ये कैसी बहन कि आप देसीला गाय बोल के और दूध निकालने की बात कर रहे हो। ये मानसिकता, आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आप भोजपुरी को गर्क में नहीं पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हम बहन बोलते हैं और उसको हमें बात बोले कि तुम देसीला गाय हो, तुम्हारा दूध की जो भी है, ईश्वर क्षमा प्रार्थी, मैं ये सब शब्द दोहराना नहीं चाहता, बट ये जितना भी है ये शब्द गलत है, किसी महिला के लिए है। और इस एक महिला को हम इस हद तक तो नहीं बोल सकते कि तुम गाय हो। वो कहीं ना कहीं किसी की बेटी है और एक भोजपुरी की गरिमा है।
और हम जिसको बहन बोलते हैं उस बहन को, अब उनकी मानसिकता क्या है उनके लिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भी जहाँ भी सुना हूँ हमेशा उन्होंने उनका नाम लेकर भैया ही बोला है। मुझे भी वो भैया ही बोलती हैं और मैं भी उसको कारे मुटकी बोलता हूँ। कारे मुटकी एक होता है ना, हाँ भैया बोली ना भैया, हाँ भैया का गाना गा दी, अब बेटा ये गा दो, जल्दी से गा के भेज दो बेटा। और हमेशा वो एक बहन की तरह है भी, नो डाउट। वो बड़ी प्यारी बच्ची है और वो स्टेज की किंग है। वो जब गाती है स्टेज पे तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो मेरा गाना बहुत ज़्यादा गाती है। तो क्या आप लोगों को, आप जितने भी कलाकार हैं, कोई अगर इस तरह का कोई स्टार हो और इस तरह की हरकत कर दे तो आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो लड़की भी आपके इंडस्ट्री की सिंगर है और वो भी सिंगर ही है, ठीक है, बोलने वाला जो जिसने बोला मैं सांड हूँ वो भी एक सिंगर ही है। तो इस तरह का जब बेशर्मी वाली बात करे, आप कह रहे हैं रिस्पेक्ट से मैं बोलूँ लेकिन बार बार ऐसा आ रहा है, सॉरी, ठीक है, तो क्या आप सारे कलाकार की जिम्मेवारी नहीं होती है कि मिल करके आप पूछें कि भाई यार, या आवाज़ उठाएं आप उनके खिलाफ, मतलब कि ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो हमारे? मुझे लगता है कि ये आवाज़ हमारे उठाने से ज़्यादा उस आदमी को उठाना चाहिए जिसके बारे में उन्होंने बोला। अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो फिर दुनिया क्यों उठाएगी? कोई आपको मार रहा है बाबा और आपको मज़ा आ रहा है, तो फिर सामने वाले को कैसे समझ में आएगा कि भाई ये गलत बोला है कि सही बोला है? कोई भी चीज़ें, कोई भी शब्द तभी होती है जब गलत होती है, जब इंसान रिएक्ट करता है। तो आप जब रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, तो इसमें तो पहले अनुपमा को आवाज़ उठाना चाहिए कि ये शब्द आपने क्यों बोला, या ये शब्द गलत है, या सोशल साइट से या उस मंच से ही उनको इतना तो समझ में आता है कि उस शब्द का मतलब क्या हुआ। तो ये तो रिएक्ट उनको करना चाहिए। अगर उनको इस बात से रिएक्शन नहीं है और उनको दुख नहीं है तो हमारे दुख जताने से क्या होगा बाबा बताइए? लोग तो फालतू में यही कहेंगे ना कि खेसारी जानबूझ के कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। अच्छा, कोई भी आर्टिस्ट अगर इस बात को बोलेगा तो उनको दिमाग में होगा कि भाई मुझे दुख नहीं है इस बात का। कल चल के अगर वही आके बोल गई कि नहीं मुझे उन्होंने जो भी बोला बेहतर बोला, तो फिर वो गलत हो जाएगा ना, तो अगला गलत हो जाएगा। तो अगर आपको कोई गलत बोल रहा है तो रिएक्ट तो आप ही को करना होगा ना, सामने का पटीदार थोड़ी करेगा आके। आप जब रिएक्ट करोगे तब आपके पीछे खड़ा होगा वो, आपका लाठी बनेगा। अब आपको कोई गाली पे गाली दिए जा रहा है और आप हंसते जा रहे हो, तो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा कि हाँ आपको दुख हो रहा है और ये शब्द गलत आपके लिए है कि सही है? तो मैं क्यों बीच में टांग अड़ाने जाऊँ? भाई उनका विषय है, वो उनका विषय है, क्योंकि वो भाई बहन का रिश्ता है। अब पता नहीं उनके भाई बहन के रिश्ते में ऐसे शब्द के प्रयोग होते हैं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो बहनों को एक तुलसी की तरह हमेशा माना गया है और हमारे भाषा में हमेशा लड़कियों को और औरतों को हमेशा सम्मान दिया गया है। और हम कोशिश भी करते हैं कि नहीं, हमसे जितना हो सके किसी का सम्मान करें। चलिए ठीक है, आपने ये जवाब अपने हिसाब से बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, लेकिन आपके इन बातों से भी हम ये उम्मीद करेंगे कि दिमाग आए, बुद्धि आए, लोगों में सुधर जाए। चलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चम्मन टाइप के यूट्यूबर्स, ठीक है, जो आपके नाम से ही घर चलता है उनका, ठीक है, लेकिन वीडियोज़ आपके खिलाफ बनाते हैं, टाइटल हो या थंबनेल खेसारी लाल यादव उसमें दिखेगा, आपके खिलाफ बनाते हैं, मतलब झूठी खबरें बनाते हैं। तो फिर भी आप ऐसे यूट्यूबर्स को अपने सामने बैठा कर एकदम बाइज्जत इंटरव्यू क्यों देते हैं? आपके फैंस तो ऐसा नहीं चाहते, क्या कारण है कि आपको इंटरव्यू देना पड़ता है उनको? नहीं, वो कारण नहीं है बाबा। मैं एक सम्मान, जैसे मैं किसी इवेंट में हूँ, मैंने किसी को बुलाया तो नहीं था। आपको भी ये पता होगा जी, अगर उनको मैं इंटरव्यू दिया तो उनको बुलाया मैंने नहीं होगा। हाँ, आपने नहीं बुलाया। मैंने बुलाया नहीं था, लेकिन अगर कोई मेरे दरवाजे पे आ गया है, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना है, तो क्या मैं उसका सम्मान नहीं करूं? मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या फिर आप ये चाहते हैं कि उनके घर की भी दाल रोटी चलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, मैं सबको लेके इसीलिए चलना चाहता हूँ ना कि बाबा सबका घर परिवार चले, सब लोग अपना रोजी रोटी चलाएं। लेकिन किसी को गाली देकर अगर कोई चलाता है, मुझे लगा जो शायद वो चीज़ें सुधर जाएगी, उनके मन में एक चीज़ें होगा, वो मेरे विचारधारा से खुश होंगे और मेरे साथ मुझे लगता है कि बहुत देर तक वो भाई मेरा बैठा था। आज भी मैं भाई ही बोल रहा हूँ। वो मेरे लिए क्या शब्द यूज करता है मुझे पता नहीं, बट बहुत देर तक और उन्होंने मुझे पढ़ा, मुझे देखा, मेरे विचारधारा को पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खून में दिक्कत है, तो मैं उसके लिए कैसे बोल सकता हूँ? अगर वो संस्कारिक होते तो ऐसे शब्द का प्रयोग मेरे लिए नहीं करते। लेकिन अगर ये बताइए, जब ब्लड में दोष होता है ना, तो इंसान आप कुछ भी करिए, अब कुत्ते को घी पचेगा? बताइए, नहीं पचता है। तो उसी तरह कुछ इंसान भी उसी टाइप के होते हैं कि उनको आप लाख सम्मान दे दीजिए,
वो आपके बारे में जहर उगलेंगे तो ठीक है ना, उनके अच्छी बताइए कितना जाता है, कभी लाख व्यू भी नहीं जाता होगा। मुझे प्यार करने वाले करोड़ों में नहीं है, 70 करोड़ 80 करोड़ जनता है, 1 करोड़ हो तो समझ में आता है। तो मैं 1 लाख व्यूवर वाले इंसान के लिए क्या शब्द यूज करूँ? मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके लिए कोई शब्द यूज करना चाहिए। वो अपने जीवन में खुश रहें और हमेशा खुश रहें। मेरी कोशिश रहेगी कि वो और आगे बढ़ें और उनका चैनल और बड़ा हो जाए और वो अपने घर परिवार को चलाए। बट वो किसी को गाली देकर अगर 2 रोटी घर में आती है तो मुझे लगता है कि वो पैसे नहीं और वो रोटी नहीं। आज नहीं तो कल आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि लेकर कुछ जाना नहीं है, सब यहीं रह जाना है। जी एक बात कि आप जब कुछ अच्छा काम करते हैं, जैसे कि अभी आपने विकलांग भाइयों को या जो भी बुजुर्ग लोग भी हैं उनको आपने जो है वो साइकिल दिया, व्हील चेयर वाली साइकिल है ना, चलने के लिए। तो जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो फिर लोगों में फ्रस्ट्रेशन क्यों आ जाता है कि मतलब कुछ भी कहीं से अलग अलग तरह की आवाज़ें आने लगती है? क्या कारण हो सकता है इसका? जब भी देखिए, जब भी आप बेहतर करिएगा ना तो रुकावट तो होती है। जिंदगी के हर उस बेहतर काम में रुकावट होती है। रोड बनाने के लिए बाबा बहुत सारी गिट्टी की ज़रूरत होती है और कई सारी बीच में घर भी आ जाते हैं जो हाईवे को बनने से रोक देते हैं। तो विवाद तो चीज़ें होती है। मैं अच्छा काम करता हूँ तो किसी ने नहीं बोला। वही जो यूट्यूबर हैं जिनके सम्मान हो रहा है तो उनको अच्छा मेरा काम नहीं दिखा। इसका मतलब आप मान लीजिए ना कि आप अपने ही यूट्यूबर को सम्मान देते हैं। मैंने तो आपके भी यूट्यूबरों को सम्मान दिया, लेकिन आप अपने ही यूट्यूबर को सिर्फ इसलिए रखा है, वो मौसी फूफा के लड़के जो हैं वो सिर्फ इसलिए रखा है। तो मेरे पास भी मौसी फूफा का लड़का बहुत हैं। अगर मैं सबको यूट्यूबर बना दूं तो फिर धजिया उड़ा दे सबका। लेकिन मुझे भोजपुरी की गरिमा को बचा कर रखना है। मुझे किसी को गाली देने के लिए 10 यूट्यूबर अपने ही परिवार के लोगों को पैदा नहीं करना है कि हमारे ही परिवार के 10 लोग, किसी को कोई मौसी का लड़का है तो कोई फूफा का है तो कोई फुआ का है तो कोई बुआ का है तो कोई कहीं का है तो कोई, जो अपने ही रिश्तेदार हैं जो यूट्यूबर बन गए और उन्हीं का हम सम्मान कर रहे हैं घूम घूम के। तो मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए और मुझे ऐसे फैमिली भी नहीं चाहिए कि जो आप खुद का सम्मान नहीं कर सकता, उससे अपेक्षा क्या करिएगा आप। अब खेसारी ने इतने सारे विकलांगों को चेयर दिया, वो तो बोलते हैं कि हम सब जो अच्छा करता है उसके लिए बोलते हैं। एक वीडियो दिखा दिए कोई कि वो अच्छा करने पे वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पैदा ही हुए हैं खेसारी को गाली देने के लिए और उनको पैदा किया गया है खेसारी को गाली देने के लिए। तो ये बताइए, हम अच्छा करेंगे तो मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उनको तो खेसारी को हर वक्त नीचा, वो सुबह उठते हैं तो खेसारी दिखाई देता है उनको और वो सोते हैं तब तक खेसारी ये दिखाई देता है। जो इसके बारे में क्या गलत बोलना है वो दिन भर इसी पे विषय पे वो काम करते हैं। जी। वो खेसारी को अच्छा दिखाने के लिए कभी काम ही नहीं किया और ना ही वो दिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता ही वैसा ही है। तो उसके लिए कोई शब्द नहीं बना। चलिए अभी आप लोग भोजपुरी को आप हमेशा इंटरव्यू में बोलते रहते हैं हम बड़ा करना चाहते हैं, हमारे पास दर्शक ज़्यादा है, साउथ से भी ज़्यादा है, हम भी कुछ ऐसा करें कि साउथ जैसी फिल्म चले। तो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में, आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में ये चर्चा जोरों पे था कि पैन इंडिया मूवी बना रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन ऐसी मूवी, पैन इंडिया मूवी का ट्रेलर लॉन्च होता है, एक ऐसा खिलौना मगरमच्छ रखा जाता है कंधे पर जिसे बच्चे भी, मतलब ऐसा मजाक बना के रख दिया कि बच्चे भी, देखिए होता तो नकली ही है और फिल्मों में भी, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन बच्चे भी कह रहे हैं कि ये तो खिलौना है, ठीक है। ये भोजपुरी का मजाक नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री का, कि आप पैन इंडिया मूवी बनाने की बात करते हैं, लोग हंस रहे हैं कि यार ये क्या है, ये क्या कार्टून है। तो ये ऐसी, मतलब ऐसे कैसे चलेगा? भोजपुरी इंडस्ट्री को आप कैसे बड़ा करेंगे? नो कमेंट्स। मैं किसी काम को नीचा नहीं दिखाता बाबा, चाहे वो गंदा बुरा हो या सही हो। मेहनत तो हुआ है उस फिल्म में, अगर वो कार्टून लगे चाहे वो सिनेमा लगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेहनत है किसी का, और किसी के मेहनत पे मैं कटाक्ष कभी नहीं करता, क्योंकि वो किसी की मेहनत है और लोगों को कितना बुरा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सही लग रहा है, कितना गलत लग रहा है, ये लोगों का विषय है। लोग प्रतिक्रिया दें तो मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं एक काम करने वाला आदमी हूँ और मैंने मूवी की है तो मुझे पता है कि मूवी में कितनी मेहनत होती है। अब वो एक डायरेक्टर की सोच हो सकती है कि उसने दिखाना क्या चाहा, लोगों को कितने हद तक पसंद आती है, वो लोगों का विषय है और उस डायरेक्टर का विषय है कि वो लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं। तो उसमें मेरा कोई कटाक्ष नहीं है कि मैं उस काम, किसी के काम के लिए मैं बाबा कुछ नहीं बोलता कि हाँ उसका काम गलत है, सही है, कि वो गलत किया सही किया, क्योंकि काम मुझे पता है कि कितना मेहनत लगता है काम करने में। अच्छा खेसारी जी, आप ये कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, आप खुद कहते हैं ऐसा,
तो मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर आप अच्छा नहीं गाते तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा 100 मिलियंस हो जाए, गाने आपके हैं, और कोई सिंगर ऐसा भी है जो कहता है मैं सबसे अच्छा गाता हूँ इस इंडस्ट्री में, ठीक है, तो कई गाने हमने ऐसे देखे हैं कि आपने भी गाया है उसी गाना को, उस सिंगर ने भी गाया है उसी गाना को। आप ये चुनमुनिया ले लीजिए, आप आरा में दोबारा ले लीजिए, आपका एक और गाना है जब से नैना लड़ल, ठीक है, पर हर गाना जो एक साथ दोनों ने गाया, जो सिंगर अपने आप को सबसे अच्छा कहता है और आपने, ठीक है, तो आपके गाना को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, मतलब बहुत ज़्यादा आगे निकला आपका गाना, तो आपके गाना को ज़्यादा व्यूज़ मिल रहा है, ठीक है, सेम गाना जब गा रहे हैं, मतलब आप दर्शक आपके गला को, आपकी आवाज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं अच्छा नहीं गाता हूँ? इसका मतलब तो आप सबसे ज़्यादा अच्छा गाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके कहने के वजह से ऐसा होता है कि और लोगों को भी लगता है कि शायद आपसे अच्छा वो सिंगर है। आप ऐसा क्यों कहते हैं आपके, जबकि दर्शकों का प्यार आपको ज़्यादा मिलता है? नहीं, देखिए, किशोर कुमार का अपना एक जॉनर है, कुमार सानू जी का अपना जॉनर है, सब आर्टिस्ट का, सब कलाकारों का अपना अपना जॉनर होता है, अपनी अपनी आवाज़ होती है और उसी आवाज़ के बदौलत उनको पहचानी जाती है। मैं एक देसी आवाज़ के साथ अपने जीवन को शुरू किया और आज हर उस चीज़ों को मैंने कोशिश की, चाहे वो निर्गुण हो, पूर्वी हो, गज़ल हो, हिंदी गाने हो, मैंने हर विषय पे काम किया है और करते करते आज लोगों ने मुझे हर जगह से, मुझे चाहे मेरे तेरे मेरे दरमिया की ले लीजिए, और बहुत सारे मैंने ऐसे हिंदी गाने गाए जो कि लोगों ने उसको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। अच्छा गाना और नहीं गाना, ठीक है, मुझे प्यार मिलता है, लेकिन मैं आवाज़ का फ़ैन हूँ, नो डाउट, कि अच्छी आवाज़ के साथ उन्होंने अपने जीवन को शुरू किया और एक अच्छे सिंगर हैं वो, नो डाउट। अच्छे सिंगर है ना, यहाँ मैं अच्छे सिंगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यह बात ये हाँ, मैं, इसका मतलब है मैं बुरा नहीं हूँ, मैं ये बोला, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ कि हाँ मैं उनसे बुरा गाता हूँ, नहीं, वो अच्छे सिंगर हैं, मैं उनको सुनता हूँ, मैं उनको इंजॉय करता हूँ, कोई ऐसा गाना नहीं कि मैं उनका नहीं सुनता हूँ। हमारे भोजपुरी की एक शान है वो भाई, तो मैं सुनता ही हूँ उनका गाना, ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं सुनूंगा, मुझे सुनना है, क्योंकि भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाना है तो हमको सुनना तो पड़ेगा सबका, कि भाई उन्होंने क्या किया, मैंने क्या किया, मुझे और इससे बेहतर क्या करना है। तो हम लोग जब एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तो मुझे लगता है, नहीं तो एक ही लकीर पे हर आदमी चलना शुरू कर देगा। तो ठीक है, मेरे 100 मिलियन, मुझे लगता है कि बहुत सारे गाने हैं, 200 मिलियन, 300 मिलियन, सबसे ज़्यादा 100 मिलियन, 200 मिलियन, 50 मिलियन का मेरा ही एक वो है, वो सबको पता है। तो वो लोगों का प्यार है। आप गाते अच्छे हैं, लेकिन क्या गाते हैं ये मायने रखता है। मैं मेटर गाता हूँ, मैं लोगों की फील गाता हूँ, मैं लोगों की समझ गाता हूँ, मैं माटी गाता हूँ, लेकिन मैं मिट्टी गाता हूँ, इसलिए लोगों को के दिल के करीब मैं ज़्यादा हूँ। ओके, नहीं, अभी आप कह रहे हैं मैं मैटर गाता हूँ, बाकी गानों की बात यहाँ तो ठीक है, लेकिन जब सेम ही मैटर दोनों गाते हैं उसमें भी आपको ज़्यादा प्यार मिलता है कि सारी चीज़, इसका मतलब आप ज़्यादा अच्छा गाते होंगे ना फिर? हाँ, हो भी सकता है, ज़्यादा सकता है, लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती होगी, मेरे आवाज़ की जो चीज़ें होती है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा लगता है। चलिए, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई एक गाना बताइए मुझे। आप बहुत गाना गाए हैं, हज़ारों गाना गा दिए हैं और सब हिट हुआ है, एक गाना कोई जो आपको, आपका खुद का फेवरेट है वो गाना, आप रोज़ अगर आपको मौका मिले, फ्री अगर आप रहें तो उस गाना को ज़रूर सुनना चाहें, कोई एक गाना बताइए आपकी लाइफ का जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, आज भी आप सोचते हो यार क्या गाना है भाई, गजब। श्याम देहाती का लिखा हुआ है गाना। हाँ, बताइए। जान गए नहीं हो जान। ओह, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे, मैं जब भी एक बार गुनगुना दीजिए ना, इसमें गुनगुनाइए कि जान गई नहीं हो जान, जान गई नहीं जान, प्यार नहीं खेल लिखल हाथ के लकीर में, नहीं खुद तकदीर में जान। ये मेरा फेवरेट गाना है जो कि ऑलमोस्ट मैं सुनता हूँ और हमेशा मैं श्याम देहाती को याद इसीलिए करता हूँ कि वो मेरे जीवन में कुछ ऐसा लिख के गया है कि उनका याद मेरे जीवन से नहीं जाता। चलिए, मैं 2 सवाल आपसे और मात्र करूँगा, बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया है, ठीक है। पहले जो है भोजपुरी इंडस्ट्री की जो म्यूजिक कंपनियाँ हैं वो रील क्रिएटर को पैसे देकर रील बनवाना, पहले तो लोग खुद बनाते थे
उसके बाद में रील कंपनियों ने पैसा देना स्टार्ट किया। लेकिन अभी कुछ स्टार भी जो है अपने आप से लाखों रुपए रील क्रिएटर को दे रहे, रील क्रिएटर को अपने साथ रख रहे हैं, अपने साथ घुमा रहे हैं, ठीक है, और इतना रील्स बनवा रहे हैं कि 3-3 मिलियन करवा दे रहे हैं पैसे देकर, ठीक है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? मैं क्या बोला आपसे, मैं सिनेमा का हीरो हूँ, ओके, मैं शॉर्ट वीडियो का हीरो नहीं हूँ। और जो भी रील क्रिएटर हैं बेचारे मेहनत करते हैं, नो डाउट, वो अपने हिसाब से जो उनको लगता है, और उनका भी घर चलना चाहिए, क्यों नहीं, उनको पैसे देने भी चाहिए, मिलने भी चाहिए। रीज़न बाबा ये है कि कोई भी आदमी मेहनत अगर करता है तो क्यों करेगा मेहनत? हाँ, सही बात। आखिर उसका मेहनताना का पैसा तो होना चाहिए ना, अगर वो अब टाइम निकाल। चलिए, तो मतलब आपके हिसाब से कि वो अगर स्टार पैसा दे रहा है स्पेशली, बाबा रील बढ़वाया भी जाता है, आपको पता नहीं है, रील बढ़वाया भी जाता है, पैसे देकर रील बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये 5 मिलियन भी हो जाएगा, कितना टाइम लगता है, लेकिन ओरिजिनल क्या होता है हम लोग को पता नहीं है। हम यही रहते हैं ना, हम भी तो जानते हैं ना कि मतलब उसका क्या होता है और वो कितना गया है, तो उससे हमें ज़्यादा, हाँ लोगों को लगता होगा सरप्राइज, हमें सरप्राइज वो नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहाँ से गया है और कैसे गया है। चलिए, एक बात और कि 90% हीरोइनों को आपके माध्यम से, मैंने पहले भी बोला अभी कुछ देर पहले कि आपके माध्यम से लॉन्च हुई है आपके गाना, तो उसके बाद आपके नाम से हिट होने के बाद में फिर वो हर कलाकार उस हीरोइन के साथ काम करता है। वो लोग कोई नया हीरोइन के साथ नहीं काम करना चाहता, नई हीरोइन के साथ, लेकिन जब आप कर लेते हैं उसके बाद झुंड पड़ जाता है, ठीक है। कोई रिस्क लेना नहीं चाहता बाबा, और मैं रिस्क लेता हूँ। तो आपके जो नक्शे कदम पे ये लोग चल रहे हैं, इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल अच्छी बात है कि करने चलना चाहिए। ये मेरा खींचा हुआ लकीर नहीं है। ये आर्टिस्टों के, जितने भी आर्टिस्ट आएंगे अपने भोजपुरी समाज में या भोजपुरी इंडस्ट्री में, मुझे लगता है कि उससे बड़ा होगा। और किसी एक आर्टिस्ट के साथ कोई काम करके बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि सबकी अपनी फैन फॉलोइंग है, सबका एक पहचान है। जितने भी हमारे भाई हैं जो गा रहे हैं, जो हीरो हैं, जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो सबकी अपनी फैन फॉलोइंग है और सब लोग अपने हिसाब से बेहतर ही कर रहे हैं भाई। अब वो क्या कर रहे हैं, दुनिया को क्यों बेहतर नज़र नहीं आ रहा है, चाहे दुनिया कितना उनको बेहतर कर रही है, ये उनको भी पता है और ये दुनिया को भी पता है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं उर्जवान लोगों को इसलिए लाना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, ताकि इनकी जो पहचान, और देखिए जिसको काम आता है ना बाबा, उसको प्रमोट की ज़रूरत नहीं होती। सही बात। क्लियर जान लीजिए कि आपसे, आपके पास अगर सवाल है ना, तो आपको किसी के पास न्यूज़ जाकर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कमरे में बैठकर भी अपने सवाल के साथ दुनिया को न्यूज़ पहुंचा सकते हैं। तो सवाल बहुत ज़रूरी है। तो जिसके पास हुनर है उसको खेसारी की ज़रूरत नहीं है। वो खेसारी से दूर होके भी अपने जीवन को चला सकता है और खेसारी के साथ रह के भी चला सकता है। लेकिन खेसारी के पास रह के अगर वो चला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वो किसी कारण से वो बड़ा हुआ है, नहीं, उसको काम आता है। सही बात। लोग उसको पसंद कर रहे हैं, या तो वो डांसर अच्छा है, या तो वो एक्टर अच्छा है, नहीं तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी है और लोगों को कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट कर रहा है, तब जाके उसकी अहमियत बनी है। नहीं तो खेसारी तो हजारों लड़कियों के साथ काम किया है। सही बात। लेकिन सब स्टार का है नहीं बन गई। जिनके अंदर बात थी वो बने और वो अपने जीवन को चला भी रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। तो आपके अंदर बात नहीं होगी तो दुनिया का कोई भी आदमी, अच्छा ये बताइए, भगवान ही तो पैदा सबको करता है, सब लोग खेसारी काहे नहीं बन जाते? सही बात, सही बात, सही बात। सब लोग महेश पांडे काहे नहीं बन जाते? सब लोग अखिलेश कश्यप काहे नहीं बन जाते? सब लोग जो भी हमारे स्टार है वो कहीं नहीं बन जाते? करोड़ों, आज 130 करोड़ जनता है, सही बात, सही। लेकिन सब लोग नरेंद्र मोदी काहे नहीं बन जाते? राइट। सब लोग लालू प्रसाद यादव काहे नहीं बन जाते? सही बात। तो आप जिस विषय पे काम करते हैं, जो जितना मेहनत करता है, ये गलत है कि लोग आचरण लगाते हैं कि नहीं आप किसी के साथ सोओगे तभी आपको काम मिलेगा। जिनको ये काम नहीं आता है ना, यही शब्द उनके पास होता है, उनके पास यही शब्द होता है कि आप सोओगे तो आपको काम मिलेगा। सोने से काम मिल रहा होता ना तो मुझे लगता है कि सोनागाछी की सारी लड़कियां हीरोइन बन गई होती, बन जाती हैं। राइट। सोने से काम मिलता तो जितने भी बेस्या खाना है वहाँ की सारी लड़कियां हीरोइन बन गई होती भाई। सही बात, सही बात, सही बात। बात वहाँ है ही नहीं बाबा, वो विषय है नहीं। अगर आपको काम आता है तो आपको सोने की ज़रूरत नहीं है। सही बात। और आपको किसी से के साथ कंप्रोमाइज़ करने की क्यों करेंगी? अगर आपको काम आएगा तो कोई कंप्रोमाइज़ कराएगा आपकी, अब उसकी औकात है। सही बात। और जिनको काम, अच्छे बताइए, जितनी भी लड़कियां काम कर रही हैं सब लोग कंप्रोमाइज़ करके काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। हाँ, जिनको काम नहीं आता है उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, जिनको काम आता है उनको ज़रूरत नहीं है। सही बात। आज जितनी भी लड़कियां अपने टैलेंट से अपने आप को चला रही हैं वो अपने टैलेंट के दम पे चला रही हैं। राइट। हर आदमी के साथ आदमी सोता तो नहीं है ना। नहीं, सही बात, सही बात।
सबका अपना एक विजन होता है, सबकी अपनी एक चीज़ होती है। ये आपने खुद से अभी कहा, और ये भी एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा था जिस पे अभी आपने बात उठाया। हाँ, तो ज़िंदगी में जब आपके पास हुनर और आपको काम आता है ना, तो आपको कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपने बिल्कुल सही मैसेज दिया है कि अपना टैलेंट को बनाओ। लड़कियों को आपने ये खास मैसेज दिया है। मेरे कहने का मतलब कि एक बात बताएं, सर्टिफिकेट आप खरीद सकते हैं, डॉक्टर बन भी सकते हैं, बट जिस दिन ऑपरेशन करिएगा उस दिन आपको खुद पे अफसोस होगा कि नहीं यार मैं गलत था, मुझे ये डिग्री नहीं मिलनी चाहिए थी। सही बात है। तो तब समझ में आता है कि आदमी जब किसी बड़े औहदा पे पहुंचता है ना, तब उसको समझ में आता है। चलिए, ये बताइए अब मुझे कि आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो फैंस लोग आपके इंतजार करते रहते हैं उनको थोड़ा बता दीजिए कि अभी आपकी क्या तैयारी चल रही है। अभी तो हम यहाँ फिर अभी से एक गाना शूट किए, दूसरा शूट करेंगे। अभी तो बारिश हो गया इसकी वजह अभी ये सारे गामा का प्रोजेक्ट है। हाँ, ये सारे गामा का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और ये बहुत बवाल मैंने गाने भी सुने हैं और शूटिंग भी इनका देखा है भाई, बहुत ज़बरदस्त जो है वो चल रहा है। और मेहनत में क्या बोलूं, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कैसे कर लेते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं। जिंदगी में दिमाग से कभी मत थकिएगा। मुझे लगता है कि आप जीवन में बहुत कुछ पा लीजिएगा बस। और मैं अब सोने नहीं दूंगा किसी को। आपको क्या लगता है, जगा दिया हूँ मैं, सबको सोने नहीं दूंगा। सबको जगा दिया। हाँ, जगना तो पड़ेगा क्योंकि मैं जगता हूँ और आप भी जगिए, आपका दायित्व तो बनता है। अब जिम्मेदारी है आपको, दुनिया ने जिम्मेदारी, भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी के लोगों ने जिम्मेदारी दिया है सोने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए, और करके हमें सबको मिल के और हमें भोजपुरी को बड़ा करना है। तो सो के तो बड़ा नहीं हो सकता। राइट। हम जागे हैं इसीलिए आगे हैं। चलिए, अगर हम जागे नहीं तो हम आगे नहीं हो सकते। चलिए, बहुत अच्छा लगा भैया। और 5 लाख मेरा सब्सक्राइबर्स जो है कल आपके सामने यहाँ खड़ा और मेरा कंप्लीट हुआ था। चलिए, बेस्ट ऑफ लक और ढेर सारी शुभकामना आपको, कांग्रेचुलेसन कि आप 5 लाख नहीं, जल्दी से 5 मिलियन हो जाए, ताकि ऐसे ही आप लोगों तक अपने विचारधारा को पहुंचाते रहिए। बट एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा कि जो भी आप अपनी बातों को, आपके बातों में बहुत बातें होती है, तो किसी के लिए भी बोलिए तो एक सम्मानजनक भाषा का प्रयोग बिल्कुल करिए। बिल्कुल, क्योंकि वो भोजपुरी का सम्मान है। सम्मानित नहीं, वो क्या करता है आप देखिए। मैं क्या बोला आपसे कि मैं भी किसी को गाली दे सकता हूँ ना, मुझे भी तो आता है। तो उसमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? राइट। तो मुझे ऐसा लगता है। चलिए, ये क्योंकि अगर दुनिया गलत करती है तो अगर मैं भी गलत करूँगा तो उस दुनिया में शामिल मैं भी हो गया। इसलिए हमें किसी के लिए कोई भी भाषा यूज़ करना है तो ऐसे सम्मानजनक कि वो सुने तो उसको कभी गुस्सा ना आए और बोले कि नहीं यार मैं गलत। तो अपनी अच्छी भाषा के साथ हमें सब किसी को समझाना है। चलिए, थैंक यू। और आपने मुझे बहुत ज़्यादा वक्त दिया। पहली बार हम इतने दिन से आप भी मुझे जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ। 2018 में आपने दिल्ली में, शायद 2018-19 में पहली बार मेरा नाम लिया था। महेश बाबा आप यहाँ आए होंगे, मतलब तब से आप मुझे जानते हैं। तो बिग बॉस से आने के बाद, हाँ, बिग बॉस से आने के बाद, तो उसके बाद पहली बार लाइफ में पहली बार इंटरव्यू आपका लिया, और मेरा ये बहुत स्पेशल पल है। और आप सबको अगर ये इंटरव्यू पसंद आया तो लाइक शेयर दबा के कीजिएगा। और थैंक यू भैया। थैंक यू बाबा, थैंक यू, प्रणाम, सबको प्रणाम, बाय।